बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। ये एक पोइम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आज की इस वीडियो में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी को स्टडी करना है। उसके बाद इस पोइम को थॉरली स्टडी करेंगे, जैसे कि इसका स्टाइल, स्ट्रक्चर, रिदम, मीटर को देखेंगे। इसके बाद इसकी समरी देखेंगे, थीम्स को देखेंगे। और ये जो स्टाइल, स्ट्रक्चर, मीटर, रिदम और लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, बेसिकली यही एक पोइम का एनालिसिस भी होता है। तो एनालिसिस भी आपके पास आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने इस पोइम को थॉरली डिस्कस करना है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आप पीडीएफ की सूरत में हासिल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ होता है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि YouTube के ऊपर मेरा चैनल है BSELN, जिसके ऊपर मैंने लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए 1874 के अंदर और उनकी डेथ भी 1963 के अंदर हुई और सेम जगह यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुई। इनको बहुत ज़्यादा शोहरत अपने टाइम पीरियड के अंदर भी मिली और बाद में भी मिली। इंग्लैंड के अंदर ये मशहूर थे ही थे, लेकिन ज़्यादातर वर्क इनका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पब्लिश हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड की लाइफ दिखाने के लिए नेचर से करीब कोलिक्वल स्पीच यूज़ करना, यानी कि नॉर्मल स्पीच जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश पीपल उस वक्त इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसी पोइट्री करते थे। इसलिए ये ऑर्डनरी लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और ऑर्डनरी सिचुएशंस को ले। इनकी पोइट्री की खास बात यही है कि बिल्कुल सादी बातें करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिटी आपको इनकी पोइम्स के अंदर मिलेगी। छोटी पोइम्स होती हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन उनके अंदर से आप डिफरेंट लिटरेरी एस्पेक्ट्स को निकाल सकते हैं अपने अंदर, उसमें आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इनकी जितना भी स्टाइल है वो सारा कन्वर्सेशनल है। आप जब इनकी पोइट्री पढ़ेंगे आपको लगेगा जैसे कोई आम आदमी आपसे एक बात कह रहा है, वो आपको रियलिस्टिक भी लगेगी। रियलिस्टिक से क्या मुराद है कि अपनी ज़िंदगी से करीब मिलेगी। इसके अलावा नेचुरल सेटिंग दिखाते हैं, रूरल सेटिंग दिखाते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव आपको वर्क मिलेगा, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या उस सिचुएशन के अंदर कर रहे हैं ये चीज़ आपको नजर आएगी। अगर इस पोइम को डिटेल में देखें तो बेसिकली ये पोइम ही है मेकिंग चॉइसेस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये पोइम का जैसे कि नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि वो रास्ता जो चुना ना गया हो। इंसान की ज़िंदगी में बेबहा ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें उसने किसी एक रास्ते को चुनना होता है, उसके बाद मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उसने कोई एक रास्ता चुनना होता है जिसने उसकी लाइफ को डिटरमाइन करना होता है। तो ऐसी चॉइसेस जो हैं इस पोइम के अंदर डिस्कस की गई हैं। आप इसको अपनी डेली लाइफ से किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जो भी फील्ड एज अ प्रोफेशनल स्टडी लेते हैं वो आपकी एक ऐसी चॉइस है जो कि आपने हज़ारों चॉइसेस के अंदर ली है। इसी तरह आपका जो लाइफ पार्टनर है, जब आप उसकी चॉइस करते हैं तो हज़ारों करोड़ों लोगों के अंदर से आपने उसको चुना होता है। तो जो चॉइसेस आप लाइफ के अंदर मेक करते हैं, ये पोइम बेसिकली उस बारे में है। इसको एक कलेक्शन में पब्लिश कराया गया था जिसका नाम रखा गया था माउंटेन इंटरवल। 1916 के अंदर इसको पब्लिश कराया और 1915 के अंदर इसको लिखा गया था। इसकी अगर थीम देखें तो डिसीजन मेकिंग है। बेसिकली जो हमारा पोइट है वो जंगल में मौजूद है और उसके सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो वो बेसिकली कौन सा रास्ता चुनता है, वो राइट वाला रास्ता चुनता है, वो इसलिए क्योंकि उसको वो यूनिक लग रहा होता है। फिर बाद में वो कहता है कि ये तो लेफ्ट जैसा ही है, लेकिन फिर भी वो उस पर गामजन रहता है और ये तसव्वुर करता है कि अगर उसे लाइफ में दोबारा चांस मिले तो वो क्या करेगा, लेफ्ट वाले रास्ते को चुनेगा, जबकि वो राइट वाले रास्ते को भी इंजॉय कर रहा होता है। इसके अलावा आपको इंडिविजुअलिटी नजर आएगी, क्योंकि हमारा पोइट बिल्कुल अकेला है जंगल के अंदर, उसने चॉइसेस मेक करनी है और फिर चॉइस मेक करके वो अनसर्टेन है कि क्या पता ये रास्ता कैसा निकलेगा। तो इंडिविजुअलिटी आपको यहाँ पे नजर आएगी, अनसर्टेनिटी आपको नजर आएगी और नॉन कन्फर्मिटी यही है कि हमारे पोइट को नहीं पता कि ये रास्ता किधर जाता है। वो वहाँ खड़ा होकर बहुत दूर तक देखने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता। तो क्या होता है कि वो रास्ता अपनी बस उस वक्त इंस्टिंक्ट में चुन लेता है, फिर आगे फर्दर वो उससे मीनिंग्स भी निकाल रहा होता है। तो ये सारी थीम्स इसके अंदर यूज की गई हैं। और बेसिकली ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोइम है डेडिकेट की थी अपने दोस्त को, एडवर्ड थॉमस को। वो इनके साथी थे, इनके दोस्त थे और उनसे मजाक के अंदर उन्होंने ये पोइम लिखी थी, क्योंकि एडवर्ड थॉमस जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजन लिया है, जो भी उनका पर्सनल डिसीजन है या उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, उस पर ये क्रिटिसाइज करते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और उस पर जब वो क्रिटिक करते हैं, उस पर जब कहते हैं, क्रिटिक से मुराद ये है कि बस उनके जो रास्ता चुनने का अमल था उसको डिपेक्ट करते हैं। राइमिंग स्कीम अगर देखें तो A
ए बी आपको हर स्टैंजा के अंदर नजर आएगी। 4 क्वार्टरेंस हैं, यानी कि 4 स्टैंजा इस पूरी पोइम के अंदर मौजूद है और हर स्टैंजा के अंदर 5 लाइनें मौजूद हैं और एक नैरेटिव पोइम है। नैरेटिव से मुराद ये है कि पोइट जो है वो नरेट कर रहा है जिस सिचुएशन के अंदर वो मौजूद है और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पब्लिश की। उम्मीद है कि बहुत सारा आइडिया आपको हो गया होगा। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और समरी साथ लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको ये पोइम समझ आ जाएगी। पोइम जैसे स्टार्ट होती है तो हमारा पोइट क्या कहता है, हमारा स्पीकर क्या कहता है कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड्स। येलो वुड से मुराद ये है कि वो जंगल में मौजूद है जहाँ पे पीले दरख्त मौजूद हैं, यानी कि उनकी लकड़ी जो है पीले रंग की है और वो अब उस जंगल में मौजूद है। एक रास्ते पे चल रहा था कि अचानक उसके सामने 2 रोड्स आ गए हैं, एक लेफ्ट को जा रहा है एक राइट को जा रहा है, यानी कि वो जो एक सिंगल रोड पे चल रहा था वो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन माजर चाहता हूँ कि मैं दोनों रास्ते इख्तियार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बंदा हूँ, मैं एक ही रास्ता इख्तियार करूंगा। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक बंदा हूँ। लॉन्ग आई स्टोड, मैं काफी देर वहां पे रुका। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और मैंने वहां पे खड़े होकर दूर तक देखने की कोशिश की जितना दूर में देख सकता था। टू वेयर इट बेंड इन द अनग्रोथ, जब तक कि वो रास्ता खुद बेंड नहीं हो गया और जंगल आगे नजर ना आने लगा, यानी कि तहद्दे नजर उसने देखने की कोशिश की ताकि वो रास्ता बेहतरीन रास्ता इख्तियार कर सके, क्योंकि ये उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी। देन लुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और दूसरे रास्ते को भी मैंने उतनी ही दूर तक देखने की कोशिश की जितनी मैंने पहले को देखने की कोशिश की, ताकि मैं बेहतरीन रास्ता चुन सकूं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ताकि मैं सबसे अच्छा जो बेहतरीन रास्ता है उसको चुन सकूं, सबसे अच्छे रास्ते पे मैं चल सकूं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेरी, अब जो रास्ता उसने इख्तियार किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि ये ग्रासी है और वॉन्टेड वेयर है, यानी कि इसके ऊपर अभी तक कोई चल के नहीं गया क्योंकि उसके पत्ते जो हैं वो दबे हुए नहीं लगते। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि जो उसके पत्ते हैं जो यहाँ से अगर कोई गुजरता तो इसके पत्ते दबे हुए होते और रास्ता दबा हुआ होता, क्योंकि दरख्तों के पत्ते जो है वो टूट के जो पात है उस पर गिरे हुए हैं और वो अभी तक ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई चल के गया है, यानी कि वो कुचले हुए नहीं लगते। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स टू नो स्टेप हैड टॉर्डन बैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर वन। अब ये पहली 2 लाइनें सेम वही बात वो कहता है कि जो रास्ता मैंने चुना है बेसिकली उसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं और लेवल हुआ हुआ है उनका, और पत्ते ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि इन पे किसी ने कदम नहीं रखा, क्योंकि अगर वो कदम रखते तो ये स्याह रंग के हो जाते या उनके पैरों की कीचड़ जो है वो इस पर लग जाती। आगे वो कहते हैं ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे। जब वो पोइट एक रास्ता इख्तियार कर लेता है जो उसको सबसे बेहतरीन लगता है तो उसके बाद वो जब उस रास्ते पे चल रहा होता है तो वो क्या कहता है कि जो ये पहला वाला रास्ता मैं छोड़ के आया हूँ मैं फिर किसी दिन उस रास्ते पे चल लूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ आई कुड एवर कम बैक, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जिस तरह ये रास्ता जा रहा है या जिस रास्ते में मैं चल गया अब मैं मंजिल पे इसी रास्ते से पहुंचूंगा, तो मुझे इस बात का शक है कि मैं फिर कभी दोबारा जिंदगी में इस नहज पे आऊंगा और दोबारा चॉइस मेक करूंगा, ये दोबारा इख्तियारी कोई चॉइस लूंगा। यानी कि जो रास्ता इंसान ज़िंदगी में चुन लेता है फिर वो उस रास्ते पे चलने पे मजबूर होता है जब तक कि वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता या फिर अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल नहीं कर लेता। तो पोइट भी सेम ये कहता है कि मुझे डाउट है कि मैं दोबारा कभी वापस आऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइड समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है, जो जगह मैंने इख्तियार की है, जो सफ़र इख्तियार करने के लिए रास्ता मैंने इख्तियार किया है मंजिल तक पहुंचने के लिए, मुझे लगता है कि मैं इस सफ़र के बारे में साल हर साल गुजरने के बाद लोगों को बताऊंगा। 2 रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि मैं एक दफ़ा जंगल में जा रहा था कि वहाँ पे मुझे चॉइस चुननी पड़ी कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, क्योंकि जो रोड है वो 2 तरफ डाइवर्ज हो गया, एक लेफ्ट और राइट। और मैंने क्या किया, मैंने वो रास्ता चुना जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे लोग नहीं जाते, यानी कि मैंने वो रास्ता चुना जो मुझे लगा कि बिल्कुल नया है, लोग इस रास्ते पे सफ़र नहीं करते। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी, और इस चीज़ ने सारा फ़र्क यानी कि तमाम दुनिया को मुझसे अलग की। बेसिकली लास्ट स्टैंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरी पोइम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट स्टैंजा के पोइट ये कहते हैं कि साल हर साल गुजरने के बाद मैं लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है वो क्यों गुजारी है, जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो क्यों इख्तियार किया। मैं लोगों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को या सुनने वालों को बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि जो मैंने रास्ता इख्तियार किया था मैंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया था जिस पे बहुत सारे लोग चल के गुजर गए, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया था जिस पे मुझे लगा कि इस रास्ते पे चलना मुश्किल होगा या इस रास्ते पे कोई नहीं चल के गया। और इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया, इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बहुत तरह से बदल के रख
करती है। उम्मीद है कि पोइम आपको समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। इसमें मेटाफर, इमेजरी, सिमिली और उसके बाद हमारे पास एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और पर्सोनिफिकेशन आपको नज़र आएगी। लोग या क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले कहते हैं कि जो रोड है बेसिकली इसको वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी है, क्योंकि हम ज़िंदगी के रास्ते पे चल रहे हैं और हमें चॉइसेस मेक करनी पड़ती हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर बताना होता है कि हमने कौन सी चॉइस को लेना है। तो ये जो रोड है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है। इसी तरह येलो वुड्स भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास फोक भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। येलो वुड्स को आप ले सकते हैं कि ये ज़िंदगी के मुश्किल वक्त आप समझ लें, तारीख वक्त आप समझ लें। इसके अलावा इमेजरी का इस्तेमाल किया है। जब आप पोइम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं लीव्स का, येलो वुड्स का, वुड्स कह देते, येलो वुड्स कहने की क्या ज़रूरत थी। तो वो आपको बेसिकली विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सिमिली को यूज़ किया है। सेकेंड स्टैंजा के अंदर एज, जस्ट, एज, फेयर, यानी कि जब हम एज का यूज़ करते हैं कोई कंपैरिजन करने के लिए तो सिमिली होता है। एसोनेंस जो है हमारे पास वोवल साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन को कहते हैं। वो आप पूरी पोइम के अंदर बहुत सारी लाइनों के अंदर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको स्मॉल पोइम समझ आ गई होगी। इसके अंदर से बहुत सारे मायने आप निकाल सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।